क्या कहा भारतीय संविधान में भाषा विवाद किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया। तो सुनो, सबसे बड़ी बात है किसी भी देश में जब तक संविधान लागू नहीं है तब तक उस देश का रचनात्मक विकास नहीं हो सकता है। और संविधान होता है सबसे बड़ा विधान और संपूर्ण विधान जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। अब देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सारे वर्ग, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय को विकसित करने के लिए और एक सर्वगुण संपन्न संविधान बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया ताकि यहाँ के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, और इस संदर्भ में यह कहना बड़ा ही प्रासंगिक होगा कि संविधान में जो निर्माण कर रहे थे सारे लोग प्लीडर ही थे। इसलिए कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पैराडाइज ऑफ प्लीडर्स, यह वकीलों का स्वर्ग है। हाँ, और इस संविधान में क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, भाई भतीजेवाद, संप्रदायवाद, इस अलगाववाद, इस सब सारे जो संकीर्ण भावनाएं हैं, दुर्गुण भावनाएं हैं या विध्वंसात्मक भावनाएं हैं, इससे ऊपर उठ करके भारतीय संविधान को निर्मित करने का कार्य शुरू किया गया। और जैसे कि हम जानते हैं, जो भारतीय संविधान निर्माण से पहले एक संविधान सभा बनी थी और यह संविधान सभा जो रिपोर्ट किया और प्रारूप समिति गठित हुई, इसके बाद आपको संविधान का निर्माण हो पाया। वैसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथ ही साथ ये पंडित नेहरू और मदन मोहन मालवीय, जितने सारे लोग थे, सब वकील थे, सब कानूनविद थे और भारतीय संविधान जो है जो समय समय पर उसकी वह देख रेख क्या करते थे। लेकिन भारतीय संविधान में जब लागू में एक बहुत बड़ी बात यह देखी गई है जो सब जगह नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की भावना। और जब भारतीय संविधान लागू हो गई तो हमारे यहाँ एक भाषा विवाद आया था। तो संविधान सभा ने भाषा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन भी पूछता है जो संविधान सभा ने भाषा विवाद को किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया। तो इस संविधान सभा के निर्माण और संविधान सभा में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य जब शुरू किया तो भाषा की समस्या एक विवादास्पद समस्या के रूप में सामने आई। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस पर सदस्यगण एक मत नहीं थे। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है और देश में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी विद्यमान है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसे में कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा को इस प्रकार ये मान ले, यह समाधान आसानी से संभव नहीं थी। फलतः इस पर मंत्रणा की गई, विचार विमर्श की गई। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उसके कुछ अनुयायी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। दूसरी ओर अभिजात्य वर्ग के लोग अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में कायम रखना चाहते थे। तीसरा वर्ग इन लोगों का था जो देश में अधिकांश जनता की भावनाओं को कद्र करते हुए देवनागरी में लिखित संस्कृतनिष्ठ हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन देखना चाहते थे।
अब देखिए, हिंदी के मुद्दे पर संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आपको आरबी घुलेकर ने जोरदार ढंग से कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए, अन्यथा उसे त्यागपत्र दे देनी चाहिए। हिंदुस्तानी राजभाषा बने इसके मार्ग में एक और भी बाधा थी। दक्षिण भारत के लोगों को लगता था कि स्वतंत्र भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बन जाने के बाद उनकी जो अपनी भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भावनाओं का विकास खतरे में पड़ सकता है। भारत में कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं और भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक और उसकी क्षेत्रीय विकास का भी धरोहर है और संस्कृतियों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस भावनाओं के समर्थकों में हिंदी का वर्चस्व का भय था, लेकिन बाद में कुछ इस मत पर आए और अंत में राष्ट्रभाषा भारत का हिंदी बना और राजभाषा जो था वह आपको अलग अलग राज्य में अलग अलग बात देखने को मिलती है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा सबसे अधिक है और बहुत सारे राज्य की राजभाषा भी हिंदी ही है। तो खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत में इस तरह की बात देखी जाती है, तो इसका भी समाधान किया गया। फिर ये एक क्वेश्चन इसमें था कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख आधार है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था और भावी संविधान की मौलिक रूपरेखा और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। यह भारतीय स्वाधीनता की घोषणा पत्र था और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, इस उद्देश्य और उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख जो आदर्श हैं उसको 5 पॉइंट में गिनाया जा सकता है। पहला यह है कि भारत में एक स्वतंत्र और सर्वप्रमुख संपन्न गणराज्य स्थापित किया जाएगा। दूसरा था भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की समानता प्राप्त होगी और सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त लोगों तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी होगी। अब फिर तीसरा बात कहा गया था और रखा गया, जो स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता होगा। चौथी बात थी, भारत में अल्पसंख्यक, पिछड़ों, जनजातियों, दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। और पांचवी बात रखी गई, जो भारत पूर्व ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों तथा देशी रियासतों से बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं उसका यह संघ होगा। और फिर तीसरी बात इसका मुख्य रूप से यह थी, और यह प्रश्न भी उस समय में बनता था, संविधान सभा ने दलित वर्गों के अधिकारों का प्रश्न किस प्रकार सुलझाने का प्रयास किया। अब देखिए, दलित वाला बात जो है उस समय बहुत ज़्यादा उठ रहा था
खुद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसी उद्देश्य से अध्यक्ष भी बनाया गया था, ताकि वह दलित के भावनाओं का सम्मान करे। हाँ, और भविष्य की जो भारत होगी उसमें सर्वगुण संपन्न संविधान के साथ साथ सब वर्ग का विकास हो सका, कोई पीछे नहीं रहे। हाँ, और भारत जो है स्वर्णिम भारत बने, इसकी भरसक कोशिश की गई थी। अब देखिए, संविधान सभा में भारतीय समाज के शोषित तथा दबे कुचले तबके की समस्याओं का भी व्यापक विचार प्रस्तुत किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, आदिवासियों आदि की चर्चा करते हुए समाजवादी नेता NG रंगा ने कहा कि इस देश के गरीब, किसान, मजदूर और शोषित आदिवासी हैं, और दलित जातियों में एक वर्ग आदिवासी का मुद्दा उत्प्रेषित करता है, और उसको समूह की प्रतिनिधि के रूप में जयपाल सिंह ने कहा कि भले ही जनसंख्या की दृष्टि से आदिवासी अल्पसंख्यक न हो, परंतु किसी भी उनकी स्थिति जो है, किसी भी स्थिति में उनकी स्थिति बहुत खराब है, जिसे सुधारने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों तथा प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि जयपाल सिंह पृथक प्रतिनिधित्व मांग नहीं की, परंतु उन्होंने इस बात को आवश्यक रूप से और अवश्य और स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासियों के लिए कुछ निश्चित सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था हो। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के आरक्षण का प्रश्न उठाया था, तथा इस मांग को लेकर के सरकार ने 1932 ईस्वी में भी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ दलितों के लिए भी संविधान में अलग से स्थान सुरक्षित कर दिए थे। और इसी विषय पर संविधान सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए मद्रास के दक्षिणी बेलायुधान ने कहा कि हमें आरक्षण से अधिक आवश्यकता है सामाजिक विषमता को दूर करने की। कुछ इसी प्रकार के विचार मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने भी व्यक्त करते हुए कहा कि हरिजनों को बाकायदा समाज और राजनीति में हाशिए पर रखा गया है। उसकी दुर्दशा के कारण उसकी संख्यात्मक महत्वहीनता ही नहीं, अपितु उसमें शिक्षा का अभाव तथा शासन में कमजोरी न होना है, और उसकी दिशा और दशा सुधारने के लिए आवश्यक है जो संविधान में कुछ विशेष बात उसके लिए सोचा जाए। इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन यह भी बनता है जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भारतीय संविधान जो है विश्व का एक अनोखा संविधान है। यह विविध प्रकार के संविधानों की अच्छाइयों को लेकर के एक वैसा फूल के माला के तरह बनाया गया है जिसमें विविध प्रकार के फूलों को देने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो भारतीय संविधान को भी उसी तरह सजाया गया है, बनाया गया है। अब देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत क्या हैं। तो भारत के संविधान के मूल सिद्धांत जो है संविधान निर्माताओं की भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं और संविधान की प्रमुख सिद्धांत और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। नंबर 1, जो देश के लोग ही देश की सत्ता की स्रोत है। इसका अर्थ यह है कि भारत के लोग संविधान की सत्ता का स्रोत है। दूसरा, प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक प्रमुख संपन्न राज्य है और भारत आंतरिक तथा बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। तीसरी बात है, जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अनुसार हमारे राष्ट्र के सभी लोगों
को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का यह प्रयास करेगी। चौथी बात है, संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। फिर पांचवी बात है, जो संविधान में लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोग आम चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पुनः है छठा बात यह, जो भारत एक गणराज्य है और भारत में कोई राजा शासन नहीं करता। राज्य का मुखिया राष्ट्रपति को निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत के राष्ट्रपति कभी भी वंशानुगत नहीं हो सकता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, जो अति महत्वपूर्ण बात, जो संविधान का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय एकता स्थापित करके देश की सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करना है। अब देखिए, यह इन सारे बातों को लेकर के भारतीय संविधान आपको बड़ा ही उत्कृष्ट है और अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करवाना तो इसको लागू करवाने वाले व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है, तो वह बहुत उत्कृष्ट प्रकार से हो रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, जो कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य पहलुओं की जांच करें, या नहीं तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख पहलू का आप सर्वेक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो सुनिए इस बारे में भी। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति जो है वह नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों की आकांक्षाओं का पूर्ण करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजने का निश्चय किया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य को निम्न रूप में एक सुझाव के रूप में गिनाया गया था। पहला देखिए, जो संघ का निर्माण, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी राज्यों का एक संघ बनाया जाए। इसका नियंत्रण सिर्फ संघीय विषयों पर होगा और प्रांतीय विषय प्रांतों में सुरक्षित रखे जाएंगे। फिर प्रांतीय व्यवस्था, कैबिनेट मिशन ने प्रांतों की 3 श्रेणी में बात रखी, या नहीं तो यह प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का सुझाव दिया और तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने लिए अलग अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद संविधान सभा का गठन, तो ये संघीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना था। इसका जो सदस्य के चुनाव की बात थी, देशी रियासतों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाएं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य का चुनाव करेगी। इसके बाद देशी रियासतों की स्वतंत्रता भी दी गई थी। देशी रियासतों को क्या स्वतंत्रता दी गई? देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति के पश्चात इच्छानुसार संघ अपना किसी प्रांत में मिल सकते हैं। और अंतरिम सरकार का गठन की भी बात कही गई। अंतरिम सरकार की गठन में संविधान निर्माण से पूर्व अंतरिम सरकार का गठन करना था। पाकिस्तान की मांग, अब देखिए, मिशन में पाकिस्तान के मांग को अव्यावहारिक मान करके इसे ठुकरा दिया गया था। और कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस, लीग और देशी रियासतों को तीनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। प्रत्येक दुर्बलताओं के बावजूद मिशन ने भारतीयों में एक नई आशा संचार की, जो भारत के लिए एक व्यक्ति में कौतूहलता, विवेक और भारत में एक उत्कृष्ट संविधान बनाने की राह प्रशस्त कर दिया।